हेलो बच्चों, उम्मीद है कि सभी बच्चे ठीक होंगे और सभी बच्चे अच्छे होंगे और पढ़ाई स्टडी कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमने जो किया है समय अब तक गुरुत्व के अंतर्गत गति की स्टडी कर चुके हैं और गति की समीकरणों का डेरिवेशन भी कर चुके हैं। अब आज जो है हम इससे आगे बढ़ते हैं सदिश विश्लेषण। तो फिर हम ग्रामर से बढ़ेंगे कि बिना सदिश विश्लेषण का इसके न्यूमेरिकल प्रणा पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों, आज हम जो स्टडी करने वाले हैं, आज हम पढ़ते हैं सदिश विश्लेषण वेक्टर एनालिसिस। सदिश विश्लेषण वेक्टर एनालिसिस। सदिश विश्लेषण में सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि अदिश तथा सदिश राशि, अदिश तथा सदिश राशियां क्या होती हैं। अदिश तथा सदिश राशियों में सबसे पहले मैं पढ़ता हूं आपकी अदिश राशि। ये आपने पहले भी स्टडी किया होगा बच्चों कि अदिश राशि क्या होती है। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। केवल जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की नीड्स होती है, ओनली मैग्नीट्यूड के द्वारा जो रिप्रेजेंट होती है उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। परिमाण की आवश्यकता होती है उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। और अदिश राशियां कौन सी है? जैसे आपका द्रव्यमान हो गया, आपका समय हो गया, आपका दूरी हो गया। तो ये सारी इतनी मैं लिख रहा हूँ, ये सभी राशियां आपकी अदिश राशि होती है। इन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें अदिश राशियों को हम साधारण बीजगणितीय नियमों के द्वारा घटा और जोड़ सकते हैं, इन्हें भाग कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। इसके द्वारा बीजगणितीय नियम के द्वारा, साथ में किसी विशेष नियम की जरूरत नहीं पड़ती, ये खाली बीजगणितीय नियमों से ही इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। बच्चों, दूसरी होती है आपकी सदिश राशि। इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, मैं लिख भी देता हूँ इसमें कि केवल परिमाण की आवश्यकता आपकी होती है। दूसरी होती है आपकी सदिश राशियां। तो सदिश राशियां वो राशियां होती हैं आपकी जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण और प्लस दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। परिमाण प्लस दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। उन सभी राशियों को बोलते हैं सदिश राशियां। जैसे आपका वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, ये सभी राशियां कैसी होती है आपकी सदिश राशियां होती है। अगर दोनों को डिफरेंस को एक एग्जांपल के द्वारा क्लियर कराऊं तो आपको बता देगा कि भाई हमें 10 किलोमीटर चलना है, हमें 10 किलोमीटर जाना है। 10 किलोमीटर जाने के लिए कह दिया गया, तो 10 किलोमीटर क्या है तो राशि है अदिश। लेकिन जैसे ही आपको दिशा बता दी जाए कि भाई हमें किस दिशा में 10 किलोमीटर जाना है, तो वो आपकी राशि हो जाएगी सदिश राशि। जैसे हमें कहते हैं भाई हमें पूर्व साइड में 10 किलोमीटर जाना है, तो राशि आपकी कैसे हो जाएगी सदिश राशि हो जाएगी और वो आपका विस्थापन हो जाएगा, नहीं कि दूरी रहेगा। ठीक है, बात समझ में आएगी बच्चों? विस्थापन की आपकी कैसी राशि होती है सदिश राशि। तो ये डिफरेंस होता है सिंपल सा इसमें सदिश और अदिश राशि में। ये क्लियर हो गया होगा तुम्हें? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये अदिश सदिश राशि हो गया, इसके बाद आगे से बढ़ते हैं। आगे आपके आते हैं सदिश राशि के प्रकार। तो सदिश राशियों के प्रकार में अगर हम पढ़ें तो सदिश राशियों के प्रकार ध्रुवीय सदिश और अध्रुवीय सदिश, दो प्रकार की सदिश राशि होती है। ध्रुवीय सदिश वे सदिश होते हैं जो एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होते हैं अथवा एक निश्चित बिंदु पर कार्य करते हैं। मीन्स एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होंगे और उसी दिशा में कार्य करेंगे, वो कहलाते हैं आपके ध्रुवीय सदिश, जैसे विस्थापन, समय, बल। दूसरे होते हैं अक्षीय सदिश। वे सदिश जो घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करते हैं, अर्थात घूर्णन गति को प्रभाव को व्यक्त करते हैं, वो आपके अक्षीय सदिश कहलाते हैं। जैसे आपका कोणीय वेग हो गया, कोणीय संवेग हो गया।
ये कैसे सदिश है आपके, ये आपके कौन सी सदिश है, आपके अक्षय सदिश है। तो पहले कौन से थे, ध्रुवीय सदिश। ध्रुवीय सदिश में मैंने आपको बताया कि जो किसी एक बिंदु से प्रारंभ होते हैं और उनका जो निश्चित बिंदु होता है वे उस निश्चित बिंदु जो कार्य करते हैं तो वो कहलाता है आपके ध्रुवीय सदिश। और दूसरे आपको समझाया गया कि अक्षय सदिश। अक्षय सदिश कौन से होते हैं कि वे सदिश जो गुणन प्रभाव को व्यक्त करते हैं अर्थात गुणन गति करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम अक्षय सदिश कहते हैं। जैसे कोणीय वेग, कोणीय संवेग, ये सब उसके उदाहरण हैं। सदिशों का वर्गीकरण, हम सदिशों के वर्गीकरण को स्टडी करें तो काफी प्रकार के आपके सदिश होते हैं। जैसे समान सदिश, अगर दो सदिश हैं उनका परिमाण समान है तो उन्हें समान सदिश कहते हैं। वैसे बच्चों एक पॉइंट वहां रह गया कि सदिश को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये आपको नोट्स भी नजर आ रही है, दिशा में डिनोट करेगी और ये आपका डिनोट करता है पीछे परिमाण, ये परिमाण को डिनोट करता है और सामने ये डिनोट करते हैं दिशा को। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो समान सदिश की मैं बात कर रहा था कि अगर दोनों के परिमाण समान है, दिशा समान है तो समान सदिश है। अगर बात करते हैं असमान सदिश की तो असमान सदिश कौन सा होगा, विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि दिशाएं भिन्न होंगी, दोनों के परिमाण समान रहेगा। नेक्स्ट होता है समरेखीय सदिश। अगर किसी एक रेखा के अनुदिश सब सदिश ले गए तो वे समरेखीय सदिश कहते हैं। इसके बाद आता है सहप्रारंभिक सदिश। अगर किसी एक ही बिंदु से सभी सदिश प्रारंभ होते हैं तो उसे सहप्रारंभिक सदिश कहते हैं। सहसमतलीय सदिश, अगर जितने भी आप वेक्टर ले रहे हैं, जितने भी सदिश कंसीडर कर रहे हैं, किसी एक ही तल में कंसीडर करते हैं तो सहसमतलीय सदिश कहलाते हैं। इससे आगे एकांक अथवा मात्रक सदिश, ये आपको पढ़ लेना चाहिए कि एकांक एवं मात्रक सदिश क्या होता है। एवं मात्रक सदिश, एकांक एवं मात्रक सदिश। तो एकांक एवं मात्रक सदिश अगर हम स्टडी करते हैं तो इसके अनुसार कि ये ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है, जिसका परिमाण एक होता है उसे क्या कहते हैं हम, एकांक व मात्रक सदिश कहते हैं। परिमाण अगर किसी का एक है तो वो क्या कहलाता है, एकांक एवं मात्रक सदिश कहलाते हैं। ठीक है, इसे कैट की चीज द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इस चीज के द्वारा इसे हम प्रदर्शित करते हैं। मान लिया कि कोई आपका ए वेक्टर एक सदिश है, ए वेक्टर एक सदिश है, इसका आपको एकांक सदिश निकालना है तो एकांक सदिश बराबर हो जाएगा आपका ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का परिमाण। तो एकांक सदिश का सूत्र आपका निकल के आ जाएगा आपका कि एकांक सदिश ए इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का परिमाण, ये होता है आपका एकांक अथवा मात्रक सदिश। बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब आपका आता है इसमें लंबकोणीय, लंबकोणीय एकांक, लंबकोणीय एकांक सदिश, ये भी पढ़ लेना जरूरी है क्योंकि आगे काफी जगह यूज होने वाला है कि लंबकोणीय एकांक सदिश कौन सा होता है आपका। ठीक है, तो लंबकोणीय एकांक सदिश को अगर मैं आपको बताऊं तो आपके तीन अक्ष होते हैं x, y और z। देखो बच्चा, अगर i को प्रदर्शित कर दे तो i वेक्टर, सॉरी x को प्रदर्शित करेंगे तो i वेक्टर प्रदर्शित करेंगे, y को j वेक्टर या j एकांक सदिश बात करती है और ये आपका k वेक्टर। तो इसमें i, j और k लंबकोणीय का मतलब हो गया कि ये लंबवत है, ये परपेंडिकुलर है दूसरे के। ये जो है आपका ऐसे ना हो गया, इसे ऐसे समझिए क्योंकि आप ऐसे है आपका चैलेंज। ठीक है, तो लंबकोणीय एकांक सदिश हो गया कि i, j और k आपके कैसे हैं, आपके लंबकोणीय एकांक सदिश है और इनके जो परिमाण होते हैं वो एक होता है, इसलिए इन्हें एकांक सदिश भी बोलते हैं। ये मैंने बताया अभी आपको कि एकांक सदिश क्या होते हैं, जिनका परिमाण 1 होता है वो आपके एकांक सदिश कहलाते हैं। तो लंबकोणीय एकांक सदिश आपका हो गया, दोबारा देख लेंगे कि x, y, z तीन अक्ष लिए मैंने और इसमें जो है ना i आपका x अक्ष के अनुदिश हो गया और j आपका y अक्ष के अनुदिश हो गया और k आपका हो गया z अक्ष के अनुदिश। ठीक है, यहाँ से हम कंसीडर कर लेते हैं लंबकोणीय एकांक सदिश। इसके बाद बच्चा शून्य सदिश, शून्य सदिश जिसकी वैल्यू शून्य होती है उसे शून्य सदिश कहते हैं। तो ऐसे आपके जो है सदिश के प्रकार फिनिश होते हैं, समाप्त होते हैं और इससे आगे हम करने वाले हैं। इसमें आगे आपका विस्थापन सदिश, जिस समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका आता है विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश अभी सब देखेंगे कि विस्थापन सदिश होता क्या है। विस्थापन सदिश जैसे नाम से क्लियर हुआ होगा कि जो किसी
कण की स्थिति को प्रदर्शित करता है वो विस्थापन सदिश होता है। सदिश रूप में ये आपका व्यक्त करेगा कैसे, देख लो यहाँ से कि मान लिया कोई दो बिंदु आप यहाँ रखे हुए हैं, एक बिंदु आपका ये हो गया, एक बिंदु आपका ये हो गया। मान लिया ये दूरी आपकी r1 वेक्टर है, ये दूरी आपकी r2 वेक्टर है। समझ में आ रही होगा? तो ये आपका r1 वेक्टर है या ये r1 ले लो आप, ये आपका r2। तो आपका इनका जो परिणाम होगा वो क्या होगा? तो ये r वेक्टर क्या करेगा, इनकी स्थिति को प्रदर्शित करेगा। ये विस्थापन सदिश कहलाएगा। वेक्टर r बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से वेक्टर r का अगर आप मान निकालना चाह रहे हैं और वेक्टर p का मान आप निकालना चाह रहे हैं, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका r2 माइनस r1। ये होता है आपका विस्थापन सदिश। दोबारा समझ लेंगे कि मान लिया कोई कण आपको दो स्थिति में है, एक तो यहाँ से r2 स्थिति में, r2 दूरी पर, यहाँ r1 दूरी पर। अगर आप इसे सदिश रूप में लिखते हैं तो उसका परिणाम r वेक्टर ऐसे वर्क करेगा और r वेक्टर इक्वल हो जाएगा आपका r2 माइनस r1, r2 माइनस r1। तो ये होता है आपका विस्थापन सदिश। ये आपको क्लियर हो गया होगा विस्थापन सदिश। अब इससे आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं सदिशों को जोड़ना। इस सदिशों को जोड़ते कैसे हैं? सदिशों को जोड़ने के दो नियम हैं आपके। एक तो त्रिभुज का नियम और दूसरा है समांतर चतुर्भुज का नियम। सदिशों को जोड़ना, दोनों नियम एक जैसे हैं, कोई खास अंतर नहीं है। बस एक अंतर होता है, वो मैं आपको बता दूंगा ये कौन सा अंतर होता है, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम, त्रिभुज के नियम में देखेंगे कि मान लिया किसी त्रिभुज की एक भुजा किसी सदिश को तथा दूसरी भुजा किसी दूसरे सदिश को प्रदर्शित करती है, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा उसके परिमाण को प्रदर्शित करेगी, अर्थात उसके योग को प्रदर्शित करेगी। वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। मीनिंग ये है कि यहाँ से वेक्टर r आपका निकल कर आ रहा है वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अगर यहाँ से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डाल लेते हैं उस साइड की भुजा को थोड़ा आगे बढ़ा लें। अगर ये कोण आपका थीटा है तो बेटा ये भी कोण आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब आप इस भुजा को लेके चले थे b वेक्टर, ये एंगल हो गया आपका थीटा। तो अगर मैं इस आपको अलग से समझाऊं कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक कैसे निकालते हैं, ये b हो गया, ये थीटा हो गया आपका। मैं इसका नाम भी रख देता हूं, ये a b c लंब डाल दिया t। तो ये आपका त्रिभुज हो गया, एक तरह से संपूर्ण त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका बी सी और डी। तो बी सी डी त्रिभुज में हम क्या करेंगे कि मुझे चाहिए बी डी, मुझे क्या चाहिए बी डी और क्या चाहिए सी डी। जब मुझे भुजा बी डी चाहिए तो देखो इस कोण के लिए सामने की भुजा होती है लंब, ये हो गया आपकी कर्ण और नीचे हो गया आपका आधा। तो मुझे चाहिए आधा और दे क्या रखा है कर्ण। तो यूज करेंगे इसमें cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो BD अपॉन BC और BD की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, BC की वैल्यू B होगी, तो ये कितना हो जाएगा B cos थीटा। मींस BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, B cos थीटा। ठीक है भाई। अब अगर आपको CD चाहिए, CD हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, तो sin थीटा अगर मैं लगाऊं तो ये आपको हो जाएगा लंब बटे कर्ण CD बटे BC। या CD बराबर अगर मैं निकालूं BC की वैल्यू B sin थीटा, तो ये आपका आ जाएगा B sin थीटा। इसे यहाँ से निकालो क्योंकि B वैल्यू आपका ये sin, तो ये आपका B sin थीटा हो गया, ये आपका B cos थीटा हो गया। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि अगर मैं कंसीडर करता हूँ पूरा पूरा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ये पूरा संपूर्ण जिसको मैं ये घुमा रहा हूँ, इसकी बात करता हूँ। और इसमें आपको क्या निकालना है, इसका विकर्ण निकालना है। हमें जो वैल्यू चाहिए वो हमें r की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, r की वैल्यू। तो अगर मुझे इसमें r कंसीडर करना है, ये कंसीडर करना है r, ये वाला r, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो मैं कंसीडर करूंगा कि समकोण त्रिभुज ADC में
समकोण त्रिभुज एडीसी में ये थीटा होगा, ठीक है, ये फाई होगा, क्योंकि बाद में कंसीडर करेंगे इसे। तो त्रिभुज एडीसी में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, अर्थात AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस CD का वर्ग। AC का वर्ग मींस R का वर्ग इक्वल टू AD की वैल्यू आपकी होगी A प्लस B cos थीटा। देखो ये पूरी की पूरी भुजा हो जाएगी आपकी A प्लस B cos थीटा का स्क्वायर प्लस CD का वर्ग मतलब हो गया कि B sin थीटा का वर्ग। अब R स्क्वायर इक्वल टू आपका निकल के आता है, इसे जो है होल स्क्वायर को अगर मैं खोल दूं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब अच्छे से आगे देखेंगे कि ये R स्क्वायर हो गया, यहाँ पर B स्क्वायर कॉमन है और यहाँ पर भी B स्क्वायर कॉमन है, तो ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। ठीक है बच्चा, तो इसके बाद हम देखेंगे कि ये आपकी पहली समसमीका होती है। जिसके पास 10 में मैथ नहीं था वो इस समसमीका का रट्टा लगाए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी 1, तो r स्क्वायर इक्वल टू निकल कर आ गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है बच्चा, ये तो फॉर्मूला आपका यहां से ही निकल के आ गया, या इस हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आपकी वैल्यू है r की वो r इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो बच्चे इसका परिणाम निकल के आ गया, किसका, a वेक्टर और b वेक्टर का परिमाण का सूत्र निकल के आ गया, r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर हमें ये कोण निकालना है, ये फाई कोण आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे वो देखेंगे हम दोबारा कि त्रिभुज एडीसी में अगर हमें परिणाम जो आपका निकल कर आ रहा है परिणाम, उसका झुकाव निकालना है, ये वाला कोण निकालना है, कितना दे रखा है फाई। देखो फाई निकालना है, लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका tan फाई, क्योंकि tan फाई बराबर होता है लंब बटे आधार, और लंब कितना है आपका CD, आधार कितना हो गया आपका AD। लंब CD की वैल्यू आपकी है बेटा B sin थीटा और AD की वैल्यू आपकी है A B प्लस BD मींस A प्लस B cos थीटा। तो ये क्या निकल के आ गया आपका, ये आपका tan फाई निकल के आ गया। ठीक है, तो ये tan फाई का फॉर्मूला आपका निकल कर आ चुका। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा त्रिभुज का नियम। अब मैं आपसे कह रहा था कि त्रिभुज का नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम दोनों कुछ एक जैसे ही होते हैं, जैसे इसमें क्या ऐसे ही उसमें करते हैं। कैसे समझेंगे कि मान लीजिए कोई समांतर चतुर्भुज है, किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं, दो अलग अलग भुजाएं तो समांतर नहीं है, अगर किन्हीं दो सदिशों को निरूपित करती है, भाई एक बी को निरूपित कर रहा है, यहाँ समांतर चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज का नियम, ये आपने पढ़ाई होगा वैसे तो, ये सब चीजें आपने पढ़ी होगी 9th क्लास में, पता नहीं डेरिवेशन आपने की है नहीं। ठीक है, तो ये बी वेक्टर है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा। ये ए और ये बी आपका बी हो गया। ठीक है, इस साइड में डाल देंगे ऐसे, और जैसे इसमें लंब डाला था ऐसे लंब यहाँ पे डाल देंगे, नाम बिल्कुल सेम रख लो आप, चाहे ए बी सी डी और ये आपका ई हो गया। ठीक है, ये आपने लंब डाल दिया इस पे, ये कोण थीटा था पहले, तो ये कितना बी sin थीटा हो जाएगा आपका पहले की तरह, और ये आपका बी cos थीटा हो जाएगा, और ये आपका बी है। ठीक है भाई, और पहले की तरह सब कुछ इसमें पहले की तरह होना है, ये आपका विकर्ण है। तो मींस अगर किसी समांतर चतुर्भुज की दो अलग अलग भुजाएं संलग्न भुजाएं किन्हीं दो सदिश को निरूपित करती है, तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसके
परिणाम को निरूपित करेगा, अर्थात वेक्टर आर ए और बी के परिणाम को निरूपित करेगा। तो वेक्टर आर आप अगर यहाँ से निकालना चाह रहे हैं तो सेम प्रोसीजर आपका ये वाला रहेगा, ठीक है। बस ये समझ लो आप, सेम ऐसे ही आपको कंसीडर करना है। ऐसे आप इसमें आर की वैल्यू निकालेंगे, ऐसे आप tan फाई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। tan फाई में अलग अलग स्थिति हो सकती है, इसमें भी आपकी अलग अलग स्थिति हो सकती है कि अगर हम मान लें कि भाई ये जो थीटा है इसकी वैल्यू 0 हो, इसकी वैल्यू कितनी हो 0 हो, तो 0 होने पे क्या होगा आपका cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 की वैल्यू 1, तो प्लस 2ab आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका r स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर का रूट या r इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। बात समझ में आई? अच्छा, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका a प्लस b आ जाएगा अगर हम थीटा की केस स्टडी करते हैं। ये समीकरण नंबर 1 मान लो आप, और ये समीकरण नंबर 2, ऐसे भी आप सोच सकते हो, ठीक है भाई। तो देखो मैं दिखा देता हूं आपको कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री का मीनिंग मैं दोबारा बता रहा हूं कि थीटा 0 मींस आपका जो ये है एक ही रेखा पे है, ए भी एक ही रेखा पर है, तब r इक्वल टू आपका हो जाएगा भाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 की वैल्यू रख देंगे 1 होती है और ये बन जाएगा बच्चा a प्लस b का होल स्क्वायर, और अगर ये वर्गमूल हटाएं तो r इक्वल टू आ जाता है आपका a प्लस b। तो परिणाम में अगर आपको निकालना है तो सीधा a प्लस b करके निकाल सकते हैं। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री था, ये कब था कि जब दोनों सदिश एक ही दिशा में, जब दोनों सदिश एक ही रेखा पे होंगे, एक ही रेखा पे होंगे मींस एक ही रेखा पर होंगे और एक ही दिशा में होंगे, तब की स्थिति होगी। यदि थीटा बराबर 180 डिग्री, इस स्थिति में क्या होगा कि सदिश तो एक रेखा में है लेकिन दिशाएं भिन्न हो, दिशाएं भिन्न हो, तो उस स्थिति में क्या होगा थीटा का मान 180 डिग्री, तो r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। तो cos 180 की वैल्यू बच्चा होती है -1, और -1 आप रखेंगे तो r इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर और इसका रूट आ जाएगा आपका, और ये निकल जाएगा r इक्वल टू a माइनस b। ये आपका r इक्वल टू a माइनस b वैल्यू आ जाती है, ठीक है बच्चा। इसके बाद तीसरी स्थिति अगर लेना चाहे थीटा बराबर 90 डिग्री, मैं यहाँ ले रहा हूँ तीसरी स्थिति 90 डिग्री। अगर हम कहते हैं कि ये लंबवत है दोनों सदिश लंबवत हो, तो r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू होगी आपकी 0, तो r इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। ये मैंने तीन स्थिति आपको बताई, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि थीटा बराबर 0 डिग्री अर्थात दोनों सदिश एक ही रेखा पर हैं और दोनों एक ही दिशा में हैं, तो उस स्थिति में थीटा की वैल्यू हम 0 रखते हैं, तो r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये बन गया आपका r इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर से कुछ भी नहीं, तो बच गया r इक्वल टू a प्लस b। इसके बाद यदि हम सेकंड केस स्टडी करते हैं कि a और b दोनों एक ही रेखा पर है लेकिन दिशाएं विपरीत हैं, तो तब आपका थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री, cos 180 की वैल्यू -1 रखेंगे, तो r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab जो फॉर्मूला होता है बच्चा ये होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, और इससे आपका रूट फिनिश हो जाएगा, तो r इक्वल टू बच जाएगा आपका a माइनस b। तीसरा केस आपका हो सकता है कि यदि दोनों सदिश एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, r इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, और cos 90 की वैल्यू आपकी 0, तो r इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ऐसे हम जर्नी वाला केस स्टडी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पूरा का पूरा डायरेक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था आपका सदिशों का जोड़ना, और इसमें अलग अलग स्थिति ये मैंने आपको शो कर दी है, ठीक है। ये स्थिति आप बच्चा यहाँ भी कंसीडर कर सकते थे कि इससे कितने झुकाव पर होगा। जैसे थीटा का मान 0 रखोगे यहाँ sin 0 कितना हो गया आपका, sin 0 बच्चा 0 होता है, तो tan फाई का मान 0, और tan फाई का मान 0 मींस क्या हो गया आपका कि tan फाई की वैल्यू 0 कब होती है, जब आपका फाई की वैल्यू 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, ठीक है। अगर सेकंड कंडीशन निकाले वो भी निकाल कर देख सकते हैं। थर्ड कंडीशन 90 है तो sin 90 का वैल्यू 1, ये 0, तो tan फाई इक्वल टू b अपॉन a आपका निकल जा सकता है।
ये आपकी नेक्स्ट कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो आप ऐसे जो है इन क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बच्चों आपकी जो है ना वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे सब्सक्राइब कर सके इस चैनल को और इन वीडियो लेक्चर का फायदा उठा सके। थैंक यू, धन्यवाद।